के राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में डॉक्टर जी के पुनस्मरण की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है, यह आज का विषय है। जब हम राष्ट्रीय समस्या का विचार करते हैं तो दो तीन बातें ख्याल में आती हैं। 1947 15 अगस्त को हम लोग खंडित भारत का ही क्यों न हो स्वराज्य प्राप्त किए हैं। उसके पश्चात अपने भाग्य का निर्माण करने का पूरा अधिकार हमारे हाथ में आया। उसके पहले जो कुछ भी हमारे दोष थे उसके लिए हम अंग्रेजों को दोष देते थे। अब दूसरों को दोष देना, ये स्केपगोट बनाना हमारे लिए संभव नहीं रहा। जो कुछ अच्छा बुरा होगा उसके लिए हम ही जिम्मेवार है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई। लगभग उसी समय 2-4 साल इधर या उधर और कुछ देशों का राष्ट्रीय प्रवास शुरू हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जर्मनी और जापान जो बिल्कुल नष्ट हो गए थे क्योंकि उनके भूमि पर लड़ाई लड़ी गई थी, वो हमारी हालत नहीं थी। थोड़ा हमारे पश्चात इजराइल का, फिर चाइना का, ऐसे कई देशों का राष्ट्रीय प्रवास 2-4 साल के अंतर से और हमारे साथ ही शुरू हुआ। किंतु ऐसा दिखाई दिया कि इन देशों की हानि बहुत ज्यादा होते हुए भी इन्होंने बहुत प्रगति की है। हम लोग प्रगति नहीं कर सके। हर एक दृष्टि से हम लोग पिछड़े, ऐसा दुनिया मानती है, ऐसा दिखाई देता है। जहां तक एक महान राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक फैक्टर्स की बात है, हमारे पास जनसंख्या है, हमारे साधन स्रोत रिसोर्सेस विपुल है, और यद्यपि यह सही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज बोलबाला है और ऐसा माना जाता है कि पश्चिम में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप तो विश्वविद्यालय होने के कारण जानते होंगे कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। आज जो हमारी गिरी हुई अवस्था है, इस अवस्था में भी वी आर द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी। हालांकि ब्रेन ड्रेन बहुत है, हमारे कई साइंटिस्ट बाहर कई कारणों से जाते, अलग विषय है। हालांकि ब्रेन ड्रेन बहुत है, हमारे कई साइंटिस्ट बाहर कई कारणों से जाते, अलग विषय है। तो टैलेंट्स की भी यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। यह सारा होते हुए हम क्यों पिछड़ गए, यह सोचने की आवश्यकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में पूजनीय डॉक्टर जी का जीवन कार्य और संदेश, इसकी कुछ प्रासंगिकता है क्या, यह देखना आवश्यक है। पूजनीय डॉक्टर जी जन्म से ही देशभक्त थे। बिल्कुल छोटे उम्र में, जब बच्चे को ज्यादा समझता भी नहीं, वो अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ने का विचार कर रहे थे। अब बालिश बुद्धि थी, चाइल्डिश, ज्यादा कुछ कर नहीं सके। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उनके समकालीन जितने ही राष्ट्रीय कार्य संस्थाएं संगठन थे, उन सब में उन्होंने प्रत्यक्ष हिस्सा लिया। उनके समय जो विचारधाराएं थी, देशी और विदेशी, सभी विचारधाराओं के साथ उनका प्रत्यक्ष परिचय था। कई लोगों को यह तो पता है कि नागपुर में 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अधिवेशन के स्वयं सैनिक दल के प्रमुख के नाते उन्होंने काम किया। किंतु बहुत लोगों को यह पता नहीं कि कांग्रेस के स्वागत समिति के वे सक्रिय कार्यकर्ता थे, और उनके ही आग्रह पर नागपुर की स्वागत समिति ने एक प्रस्ताव विषय नियामक समिति, सब्जेक्ट्स कमेटी के तरफ भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस का ध्येय स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिए। वह द्विविध होना चाहिए, टू फोल्ड होना चाहिए। एक, भारत को स्वतंत्र करते हुए वहां गणतंत्र की स्थापना, और दो, विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के, कैपिटलिज्म के चंगुल से मुक्त करना। इस तरह का द्विविध ध्येय कांग्रेस ने घोषित करना चाहिए। यह प्रस्ताव पूजनीय डॉक्टर जी के ही आग्रह पर नागपुर की स्वागत समिति ने सब्जेक्ट्स कमेटी की तरफ भेजा था। तो देशी विदेशी विचारधाराओं से उनका प्रत्यक्ष परिचय था। किंतु विविध कार्यों में सहभाग होते हुए भी, विविध विचारधाराओं का अध्ययन होते हुए भी, उनको अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ कमी है।
उनके मृत्यु के पश्चात बंगाली क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के एक ज्येष्ठ नेता त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मालूम होता है कि डॉक्टर जी के मन में संघ के जैसे एक्टिविटी शुरू करने का विचार बहुत पहले से चल रहा होगा, क्योंकि 1916 में ही वो जब मेरे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि महाराज, हम लोग स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, यह तो आवश्यक ही है। स्वराज्य प्राप्ति यह हमारा इमीडिएट तात्कालिक ध्येय होना ही चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरों के पारतंत्र में वह रहे, तो स्वराज्य प्राप्ति यह तात्कालिक लक्ष्य है ही। किंतु कई नेता जो कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति यानी अलादीन का दिया है, एक बार अलादीन का दिया हाथ में आया तो आप जो चाहे सो इच्छा है आपकी पूरी हो जाती है, वैसे एक बार स्वराज्य प्राप्त हुआ तो हमारी सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। यह बात मुझे जचती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक बात है मनुष्य का निर्माण, एक एक व्यक्ति को सुसंस्कारित करते हुए समाज के साथ एकात्म करना और इस तरह से संपूर्ण समाज का संगठन करना, यही एक बेसिक बात मैं समझता हूं। और यह जब तक नहीं होता तब तक केवल स्वराज्य हाथ में आने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के विचार उन्होंने 1916 में प्रकट किए थे। यह बात त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज ने डॉक्टर जी के मृत्यु के पश्चात बताई थी। तो मनुष्य निर्माण, इस बात को पूजनीय डॉक्टर जी ने बहुत महत्व दिया और उनका विचार था कि आप बाकी रचना कुछ भी कीजिए, स्वराज्य प्राप्त होगा, आप देश की रचना चाहे जैसी कीजिए, लेकिन मनुष्य जब तक निर्माण नहीं होता, सुसंस्कारित राष्ट्र समर्पित भाव से युक्त इस तरह के लोग जब तक नहीं है तब तक कोई भी रचना फलदायी नहीं हो सकती। यह उनका विचार था। किंतु उनके समकालीन कई नेताओं का विचार भिन्न था। वो समझते थे कि एक बार शासन हाथ में आ जाएगा, राष्ट्र निर्माण हम कर लेंगे। और 1947 के पश्चात अभी तक जो हमारी प्रगति नहीं हुई, उसका एक प्रमुख कारण यह धारणा भी है कि राजसत्ता के द्वारा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यह जो धारणा है, यह भी एक कारण है जिसके वजह से हम लोग कुछ पिछड़ रहे। किंतु यह जो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं कि मनुष्य को अच्छा बनाना, द लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ ए कॉमन मैन, यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आधार है, यह विचार, और थ्रू पॉलिटिकल पावर एवरीथिंग, यह दूसरा विचार। यह जो दो विचारधाराएं हैं, इनका जेनेसिस आधुनिक नहीं है, पिछले शताब्दी से इसका जेनेसिस हमें देखना पड़ेगा। पाश्चिमात्य शिक्षा के प्रभाव में हम सब लोग रहे, इसके कारण यह दूसरी विचारधारा हमारे मन में आई। पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस समय न्यूटोनियन साइंस की बहुत प्रगति हो गई, एक तरह का यूफोरिया यूरोपियन नवशिक्षित लोगों में आया। सब कुछ साइंस के माध्यम से हो सकता है, यह आया। और न्यूटन के साइंस ने यह सिद्धांत दिया कि बेसिक कुछ होगा तो वह मैटर है। ये जो ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, बाकी बातों को मोरालिटी, कल्चर, रिलीजन वगैरह इसकी बात ईसाइयत कर रही थी, तो ये इट इज ओनली ए सुपर स्ट्रक्चर, माइंड इज ए सुपर स्ट्रक्चर ऑन मैटर, और मैटर जैसा होगा, मैटर मोल्ड्स माइंड। यह एक सिद्धांत जब आया, उसी को सोशलॉजी पर अप्लाई करते हुए मार्क्स ने यह कहा कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यह बेसिक है, यह फाउंडेशनल है, और यह जो मन से, बुद्धि से संबंधित कल्चर रहे, आर्ट्स रहे, साइंस रहे, रिलीजन रहे, मोरालिटी रहे, यह जो सारी बातें हैं मन से संबंधित, तो जैसे माइंड इज सुपर स्ट्रक्चर ऑन मैटर, वैसे ये सारे सब्जेक्ट्स दे आर सुपर स्ट्रक्चर ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो बाकी सब बातें तदनुकूल करेस्पॉन्डिंगली वैसे हो जाएगी। और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक बनाना है तो राजसत्ता हाथ में चाहिए, इसलिए राजसत्ता हाथ में लेना यह पहला काम है। जैसे राजसत्ता अपने हाथ में आ जाएगी, वैसे हम फिर मनुष्य का मन जिस तरह का हम बनाना चाहते उस तरह का बना सकेंगे, यह विचार रखा गया। भारत में यह तो माना गया कि जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रहती है उनका परिणाम मनुष्य के मन पर होता है, परंतु यह भी माना गया कि मनुष्य के मन का भी परिणाम सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर होता है।
बोथ एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर। और दोनों में भी चूंकि भगवान ने मनुष्य के मन को ही इच्छा शक्ति दी है, दी विल, इच्छा शक्ति मनुष्य के मन को ही दी है, तो जहां सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां मनुष्य के मन पर असर करती है, मनुष्य का मन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है, वहां डिसाइडिंग फैक्टर कुछ होगा तो मनुष्य का मन है, क्योंकि उसी को इच्छा शक्ति है। तो दोनों का सम्यक विचार होना चाहिए। यह एक संतुलित बैलेंस्ड थिंकिंग पैटर्न ऐसा हमारे तरफ रहा और इसके कारण अपने यहाँ दोनों तरफ से सावधानी बरती गई कि एक एक व्यक्ति का मन ठीक रहना चाहिए, संस्कार युक्त रहना चाहिए, इधर भी ध्यान दिया गया। और जो सामाजिक आर्थिक रचना है वह भी ठीक होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया गया। इसी के कारण यहाँ सनातन धर्म का महत्व माना गया और यह सोचा गया कि सनातन धर्म के जो शाश्वत सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉज है, जो अनचेंजिंग है, अपरिवर्तनीय है, किंतु उनके प्रकाश में समय समय पर समाज रचना में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि किसी भी एक कालखंड में जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उस समय उसकी धारणा करने के लिए कुछ नियम पर्याप्त मालूम होते हैं। धर्म का काम धारणा करना है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती है, पुराने प्रॉब्लम्स आउटडेटेड हो जाते हैं, नए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, तो समाज की धारणा करने वाले पुराने नियम नई परिस्थितियों में निर्माण होने वाले प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकते। इसलिए समाज रचना के नियमों में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। किंतु यह जो परिवर्तन होगा वह केवल अपने मनमाने ऐसा परिवर्तन न हो, कुछ नियम के आधार पर हो, और वह नियम यानी जो धर्म के शाश्वत सिद्धांत है उनके प्रकाश में अखंड परिवर्तनशील समाज रचना, अखंड परिवर्तनशील समाज रचना। समाज रचना में हमेशा परिवर्तन होना ही चाहिए। गच्छति इति जगत, ये हमेशा इट मूव्स ऑन, इसलिए इसको जगत कहा गया। किंतु यह अखंड परिवर्तनशील समाज रचना अपरिवर्तनीय शाश्वत सिद्धांतों के यूनिवर्सल लॉज के प्रकाश में हो, यह बताया गया। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति का मन संस्कारों से युक्त रहे, जिसके कारण वो अपने छोटे पेट्टी ईगो, छोटे अहम से उठकर और बड़े सोशल ऑर्गेनिज्म के साथ, फिर वो परिवार हो, परिवार के ऊपर समाज हो, समाज के ऊपर मानव जाति हो, मानव जाति के ऊपर कॉस्मॉस विश्व हो, एक से एक अधिक ऊंचे ऐसे सोशल ऑर्गेनिज्म के साथ वो स्वयं अपने को एकात्म आइडेंटिफाइड पा सके। तो मनुष्य के मन पर संस्कार यह प्रमुख बात, और उसके लिए पूरक दूसरी बात यानी फिर समाज रचना, ऐसा विचार अपने यहाँ रखा गया। जिन्होंने यह सोचा, पश्चिम में यही विचार प्रबल था कि मनुष्य के मन का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है, केवल सुपरस्ट्रक्चर ऑन मैटर है। इसलिए भौतिक परिस्थिति पर केवल अपना कब्जा रहा तो इतना पर्याप्त है, और उसके लिए राजसत्ता आवश्यक है। इसलिए राजसत्ता का बहुत महत्व पश्चिम में माना गया, जितना पूर्व काल में हमारे देश में माना नहीं गया था। इसका कारण भौतिकतावाद का प्रचार इन दिनों में बहुत ज्यादा हुआ। ऐसा दिखाई देगा कि जिन्होंने कोई बड़ा काम किया है, राष्ट्र का निर्माण किया है, उनके वैल्यूज ऑफ लाइफ, उनके जीवन मूल्य विशुद्ध भौतिकतावादी नहीं रहे। यहां तक कि विशुद्ध भौतिकतावाद का निर्माण करने वाले जो ऋषि महर्षि हो गए, जिसमें मार्क्स की भी गणना होती है, उनके स्वयं के जीवन मूल्य विशुद्ध भौतिकतावादी नहीं थे। एथिक्स के आधार पर ही उनका काम चलता था। उनकी थियरी भौतिकतावादी भले ही हो, किंतु जहां जहां भौतिकतावाद का और इसके कारण राजसत्ता का इतना प्रभाव माना गया, वहां वहां समाज पिछड़ता गया, समाज का विघटन हुआ। और जब कभी जिस किसी राष्ट्र को अच्छे दिन आए, वहां नेताओं ने भौतिकता से ऊपर उठकर और नई वैल्यूज ऑफ लाइफ समाज में प्रस्थापित की थी, ऐसा हम देखते हैं। अपने इतिहास का यदि देना हो, बहुत विस्तृत बोलने की आवश्यकता नहीं। अब हम राम राज्य की बात करते हैं। अब राम राज्य के समय हम सुनते हैं कि राम और भरत में चित्रकूट पर्वत पर यह विवाद होता है कि भरत कहता है कि दादा यह राज्य तुम्हारा है, और दादा कहते हैं कि भरत ये राज्य तुम्हारा है। आज 1989 में मैं समझता हूं कि एक वार्ड के सीट के लिए भी इस तरह का झगड़ा दो व्यक्ति में नहीं हो सकता कि ये तुम्हारी सीट है और ये हमारी सीट नहीं है। ये राम और भरत के बीच में हो सकता है। जिस समय
पांडवों की विजय हुई और धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अब वनवास के लिए जाता हूं, तो माता कुंती भी जाने के लिए निकली। पांडवों ने कहा कि मां, तुम्हारे कहने पर तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए और अब राज्य प्राप्त हो गया है, राज्योपभोग लेने के दिन आ गए, तुम जा रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको आग्रह किया था कि राज्य प्राप्त करना चाहिए। इसका कारण ये नहीं था कि मैं राज्यों को भोग करना चाहती थी। तुम क्षत्रिय हो, अन्याय बर्दाश्त करना यह क्षात्र धर्म के खिलाफ जाने वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई करो, राज्य प्राप्त करो। तो वह भी मैंने अपने धर्म के लिए कहा था कि लड़ाई लड़नी चाहिए, राज्य प्राप्त करना चाहिए। और अब मेरे देवर धृतराष्ट्र जब जंगल जाने के लिए तैयार हो गए तो मेरा धर्म मुझे कहता है कि मैंने उनके साथ वनवास में जाना चाहिए। तो उस समय लड़ाई के लिए कहा, वह भी धर्म के कारण, अब वनवास में जा रही हूं वह भी धर्म के कारण। चाणक्य चंद्रगुप्त का हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त को ही वॉज द फाइंड ऑफ चाणक्य, तो उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया, उसके लिए सेना संगठित की, उसको राजा बनाया, सम्राट बनाया, प्राइम मिनिस्टर के नाते सारा काम किया, आखिर हिमालय में चले गए। एक हमारे मित्र ने कहा जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव था कि आखिर हिमालय में जाना था तो भाई इतना सारा काम किया काहे के लिए। हमने कहा भाई इतना बुद्धिमान वो नहीं था जितने तुम हो। गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण है। ये ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में बहुत चढ़ाव उतार है, किंतु कुछ कालखंड छोटा ऐसा था जिस समय पूरे पंजाब पर उनका और अनिर्वेद है इस तरह का शासन था। उस समय वो साहित्यिक भी थे, तो उन्होंने एक कविता में हीर और रांझा की कविता का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे उस कविता में वो लड़की कहती है कि हे भगवान मुझे इस खेड़ा परिवार में क्यों दिया, मेरा मन तो मेरे प्रियकर के साथ है। उसी को उद्धृत करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हे भगवान इस शासन के खेड़ा परिवार में तुमने मुझे क्यों डाला, मेरा मन तो मेरा प्रियकर के साथ है, यानी भगवान के साथ है। अब कितने पॉलिटिशियंस आज ऐसी बात कह सकेंगे, इसका विचार आप कर सकते हैं। कई उदाहरण। टू कम टू द लेटेस्ट, लोकमान्य तिलक चिरोल केस के संदर्भ में जिस समय वहां गए थे इंग्लैंड, तो करेस्पॉन्डेंट्स ने पूछा कि आपने अपने परिवार को बर्बाद कर लिया है, ये सारा किया, और यदि स्वराज्य मिल जाता है तो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व्हाट पोर्टफोलियो यू वुड होल्ड। तो इन्होंने थोड़ा सोचा और कहा कि प्रोबेबली इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आई विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऐसा तिलक जी ने कहा। तो वो करेस्पॉन्डेंट समझ नहीं पाए कि ये क्या पागलपन है। ये अपने ही देश की बात नहीं, ये वैल्यूज ऑफ लाइफ की बात है। और विदेश में भी जब कभी किसी राष्ट्र का निर्माण हुआ उस समय इन वैल्यूज को ही फॉलो किया गया था, ऐसा हम देख सकते हैं। केवल उदाहरण के लिए एक दो बातें बताता हूं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समाप्त होते आई थी और वॉशिंगटन के नाम का बोलबाला बहुत हो रहा था। यह स्पष्ट था कि वॉशिंगटन लड़ाई जीतने वाला है, किंतु राजनीतिक नेताओं के मन में जेलसी बहुत जल्दी आ जाती है। उनको लगा कि अरे इसका इतना बोलबाला हुआ तो फिर लीडर के नाते हमारा क्या होगा, तो उसका सैबोटेज करने का विचार उनके मन में आया। वॉशिंगटन ने अपने आर्मी के लिए कुछ सप्लाईज मंगवाए थे, जूते हैं, अनाज है, कपड़े हैं, तो इन्होंने टालम टोल किया है भेजने में, इसलिए कि जैसे सप्लाई देरी से जाएंगे तो सेना में असंतोष निर्माण होगा, तो वॉशिंगटन अनपॉपुलर हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए इसके साथ डील करना कठिन नहीं रहेगा, इस विचार से। लेकिन जो उसके लेफ्टिनेंट्स थे वो समझ सकते थे कि ये सब पॉलिटिकल लीडर्स की जेलसी है, तो डेपुटेशन लेकर उसके लेफ्टिनेंट्स उसके पास आए और कहा कि लड़ाई तो हम जीतने वाले हैं, अमेरिका स्वतंत्र होकर रहेगी, किंतु क्या स्वतंत्र अमेरिका को इन पेटी माइंडेड लोगों के हाथ में देना है जो इस तरह से असूया जेलसी अपने मन में रखते हैं। हम तो समझते हैं कि अमेरिका का भाग्य आपके ही हाथ में सुरक्षित हो सकता है, और इसलिए आप लड़ाई जैसे पूर्ण हो जाएगी, आप सारे देश का कारोबार अपने हाथ में लीजिए, और देयर इज नो अदर पावर सेंटर एक्सेप्ट द आर्मी एंड वी रिप्रेजेंट द आर्मी, तो आप देश का प्रमुख पद ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वास्तव में दूसरा कोई पावर सेंटर चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन पूर्ण राजसत्ता हाथ में आने का अवसर होते हुए भी वॉशिंगटन ने कहा नहीं, ये प्रिंसिपल के खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई समाप्त हुई, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप एक कमेटी वगैरह बनाई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। अलग बात है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी पहले राष्ट्रपति के नाते वॉशिंगटन ही आ गए, अलग बात है,
किंतु टू सीज द स्टेट अपरेटस, हाथ में ये मौका आया, वो उन्होंने खो दिया। ऐसा मौका हमारे कितने नेता खोने के लिए तैयार हो गए, इसका आप विचार कर सकते हैं। ऐसा ही एक और रिमार्केबल एग्जाम्पल देकर मैं अगला विषय लेना चाहूंगा। इटली परतंत्र था और परतंत्र इटली में राष्ट्रीय जागरण करने का काम बहुत साहस के साथ खतरा मोल लेते हुए भी जोसेफ मैज़िनी ने किया था। अब उसने लोगों को विचारधारा दी, देशभक्ति दी, गुप्त संस्थाएं निर्माण की, अंडरग्राउंड एक्टिविटी चलाई, सब कुछ किया। और फिर एक मौका आया कि जब लड़ाई सीधे ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ करने के लिए तैयार होना पड़ा। उस समय उन्होंने अपने सभी शिष्यों को कहा, फॉलोअर्स को कहा कि भाई अब तक मैंने नेतृत्व किया है, इस समय तक तत्वचिंतक, संगठक, इस भूमिका की आवश्यकता थी। अब लड़ाई का मौका आया है, अब आवश्यकता है सेनापतित्व की, और मैं सेनापतित्व का काम ठीक नहीं कर सकता। तो उस समय जो लोकप्रिय नहीं था, ऐसा एक अलग व्यक्ति गैरिबाल्डी, उसका नाम मैज़िनी ने सामने दिया और कहा कि ये गैरिबाल्डी है, ये डिपेंडेबल है, देशभक्त है, अच्छा सेना का नेतृत्व संचालन कर सकता है, उसको हम अपना नेता बनाएंगे। और केवल नेता बनाएंगे ऐसे इतना ही कहते हुए वो चुपचाप नहीं रहे, तो अपने तरफ जो नेतृत्व था वो गैरिबाल्डी के हाथ में देते हुए, और गैरिबाल्डी के सेना में यूनिफॉर्म पहनकर, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर, हाथ में राइफल लेकर स्वयं जोसेफ मैज़िनी एक कैडेट के नाते, सोल्जर के नाते खड़े हो गए। यह एक आदर्श उन्होंने वहां दिखाया। गैरिबाल्डी ने बहुत मात्रा में इटली को स्वतंत्र किया और राज्याभिषेक भी हो गया। यद्यपि रोम उस समय हाथ में नहीं आया था, किंतु विक्टर इमैनुअल का राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद गैरिबाल्डी राजा साहब के पास गए, कहा कि साहब मेरा जो काम था वो तो हो गया, लड़ाई जीतनी थी वो मैंने कर लिया, अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अपने द्वीप कैप्रेरी पर जाकर और वहां खेती करना चाहता हूं। इन्होंने कहा ये कैसे होगा, तुमने ही तो सारी यह जीत लाई है, यह विजय तुमने लाई है, तुम मंत्रिमंडल में रहो या हमारे ही सेनापति के नाते काम करो। इन्होंने कहा नहीं, अभी तक जो कार्य था वो सेनापतित्व का कार्य था, अब इसके पश्चात जो राष्ट्र को आवश्यकता है वह डिप्लोमेसी की आवश्यकता है, और वह डिप्लोमेसी की आवश्यकता तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कैहूर पूरा कर सकता है, मैं नहीं पूरा कर सकता। इसके बाद नेतृत्व कैहूर के हाथ में दीजिए। वो अपना सारा चार्ज छोड़कर खेती करने के लिए चले गए। अब ये वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है, ये केवल किसी का टेम्परामेंट क्या है इसी से तय नहीं होता। और अब आज हमारे देश की, यदि हम देश का विचार करें, किस तरह के लोग हम हमारे देश में देखते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में हम आज देख सकेंगे क्या, इसका विचार करना चाहिए। और नहीं देख सकेंगे, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने गलती से मटेरियलिस्टिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, भौतिकतावादी जीवन मूल्य पश्चिम से लिए। इसके कारण हमने भी समझ लिया कि बाहर की सामाजिक आर्थिक रचना बदल देंगे तो तदनुकूल परिणाम मनुष्य के मन पर होगा, मनुष्य स्वयं अच्छा हो जाएगा। मैन वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। और अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं। भौतिकतावादी होने के कारण और राज्य सत्ता को ही प्रमुख स्थान देने के कारण लोगों में व्यक्तिवाद, अहमवाद, गुटबंदियां, एक दूसरे की टांग खींचना, यह सारी बातें शुरू हो रही। अब हम सोच रहे हैं कि हमने गलती कहाँ की है। जहां जहां मटेरियलिज्म रहा वहां वहां ये सारी बातें हुई है। और आपको आश्चर्य होगा, चाइना 1949 से लेकर 79 तक, 30 साल तक एक लाइन से वो चलते रहे। 79 में चाइना के नेताओं ने फिर से पुनर्विचार किया और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चाइना ने यह कहा है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का स्वीकार किए, यह बहुत बड़ी गलती हुई। मटेरियलिज्म के कारण एवरेज चाइनीज सिटीजन इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया कि वो अपने पड़ोसी की भी चिंता नहीं करता, पड़ोसी से भी प्यार नहीं करता, फिर समाज की चिंता क्या करेगा। तो हम अब ऑफिशियली मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को छोड़ रहे। और उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन हम लोग इनॉग्रेट करना चाहते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें उनकी हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये कर्मकांड उनका नहीं है, स्पिरिचुअल का मतलब दूसरे ढंग का है कि मटेरियलिज्म के ऊपर जितनी बात है वो सारी उन्होंने स्पिरिचुअल शब्द से वहां संकेत किया है। और अभी जो रूस में
71 साल तक वहां मटेरियलिज्म का एक अछत्र साम्राज्य रहने के पश्चात जो पेरेस्ट्रॉयका आ रहा है, पेरेस्ट्रॉयका में भी गोर्बाचेव ने कहा है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ जब तक सिटीजन की नहीं होती तब तक हमारा देश ऊपर नहीं आ सकता। माने मोल्डिंग ऑफ मैन, व्यक्तिवाद के ऊपर उठते हुए, अहम के ऊपर उठते हुए, और मटेरियलिज्म के कारण अहम ही निर्माण होने वाला है। हिंदुस्तान के एक श्रेष्ठ विचारक ने कहा कि लव इज सेल्फलेस, सेल्फ इज लवलेस। तो सेल्फ के ऊपर जब तक नहीं आदमी उठता तब तक कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से भौतिकतावाद के ऊपर उठते हुए और हमारा मन जब तक किसी विशेष ध्येय का चिंतन नहीं करेगा, वैसा संस्कार हमारे मन पर नहीं होगा, यानी ही संपूर्ण समाज के साथ, राष्ट्र के साथ एकात्म होने का संस्कार जब तक लोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये सारी जो बुराइयां हैं मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की, यह आना स्वाभाविक है। और ऐसे पीरियड में कोई भी देश बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा दुनिया का इतिहास बताता है। इस दृष्टि से हम अपना यदि विचार करें तो दोनों बातें कही कि माइंड एंड मैटर, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मनुष्य के मन की जो विचार भावनाएं, तो यह बात ठीक है कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो आज का हमारा है वह भी जितना अच्छा चाहिए उतना नहीं, यह बात तो सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई वह विदेशों का अनुकरण करते हुए बनाई गई। हालांकि इसके विषय में यह जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वो हमारे लिए सूट नहीं होगा, यह बात पूज्य महात्मा जी ने कही थी, एम.एन. रॉय ने कही थी, पूज्य श्री गुरु जी ने कही थी, जयप्रकाश जी ने, आचार्य विनोबा जी ने कही थी, कई लोगों ने यह इशारा दिया था। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में थे। वेस्टमिंस्टर मॉडल जो हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं है वो हमने लाया है। वास्तव में हमारे देश की भूतकालीन परंपराएं, हमारी प्रवृत्तियां, आज की परिस्थितियां और आवश्यकताएं और भविष्यकालीन आकांक्षाएं, इनका साइमल्टेनियसली विचार करते हुए तदनुकूल इस तरह का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नया डेवलप करने की आवश्यकता है। एक अलग बात है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में भी विचार करना होगा। किंतु जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आज के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अवेलेबल है उसका भी हमने ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया, ऐसा दिखाई देता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी दिन में भाषण देते हुए कहा था कि यदि यह कॉन्स्टिट्यूशन फेल होती है तो उसका दोष कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर, आर्टिकल्स पर नहीं होगा, मनुष्यों पर होगा, जिन मनुष्यों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस तरह से जो अवेलेबल हमारे लिए आर्टिकल्स थे, जो अवेलेबल हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, उसका भी पूरा उपयोग हम लोग कर नहीं सके। तो यह एक बात। किंतु उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह का मनुष्य निर्माण होना चाहिए उस तरह का मनुष्य हम निर्माण नहीं कर सके। इसके कारण हमारे देश में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया प्राचीन काल से बताई गई, उस परंपरा का अनुसरण हम लोग नहीं कर सके। यह जो मैंने बात कही कि द लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ ए कॉमन मैन, यह नींव है। हमारे यहाँ प्रक्रिया यह बताई गई कि इस नींव के आधार पर इस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस जिनके मन में है, ऐसे लोगों के व्यावसायिक और अदरवाइज जन संगठन, यह उसके ऊपर पहला इमला है। तो ये जन संगठन स्वायत्त रहे, ऑटोनॉमस, सेल्फ गवर्न रहे, स्वयं शासित रहे। तो लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस कॉमन सिटीजन में आना, ऐसे कॉमन सिटीजन्स के व्यावसायिक और अन्य मास ऑर्गेनाइजेशंस खड़े होना, और ये दो बातें जब फुलफिल हो जाती है तो तीसरी बात इसमें से निकलती है, दैट इज मॉरल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी। मॉरल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप केवल नहीं, मॉरल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी। माने मानव के शासन यह हाथी के समान है। हाथी अच्छा भी हो सकता है, मूड उसका कभी बिगड़ सकता है, कभी अच्छा हो सकता है। हमारे यहाँ भी कुछ राजर्षि हो गए, जैसे राजा जनक है, कृष्ण है, कई राजर्षि हमारे यहाँ हो गए, पश्चिम में भी हो गए, मार्कस ऑरेलियस है, चार्ल्स द फिफ्थ है, कुछ राजर्षि उधर भी हो गए। किंतु हाथी के मूड पर हम अवलंबित नहीं रह सकते। हाथी के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए अंकुश की आवश्यकता है, और वह अंकुश हाथ में पकड़कर महावत वहां बैठने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ रचना यह थी कि लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस यदि अच्छा रहेगा, उसके आधार पर जो जन संगठन खड़े होंगे, ये जन संगठन अंकुश का काम करेंगे, और जो मॉरल लीडरशिप इवॉल्व होगी, जिसको हमारे यहाँ धर्म दंड कहा गया है, यह मॉरल लीडरशिप महावत का काम करेगी। यदि हाथी ठीक ढंग से काम करता है तो उसके साथ कोऑपरेशन किया जाएगा,
हाथी गड़बड़ करता है तो अंकुश दबाकर उसको सही रास्ते पर लाया जाएगा। इस तरह राजदंड के ऊपर धर्मदंड की व्यवस्था हमारे यहाँ थी और इस प्रमुख बात को हम पाश्चिमात्य भौतिकतावादी विचारधारा में भूल गए। इसके कारण आज एक नई ही दिशा जो डिटेरियोरेशन के तरफ, अधोगति की तरफ ले जाने वाली है, हमारे देश ने पकड़ लिया, ऐसा दिखता है। आज के इस परिस्थिति में सबसे बेसिक बात यदि कुछ होगी, ये ठीक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए इसके बारे में फिर से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बेसिक बात यदि कुछ होगी तो कॉमन मैन जो है, एवरेज सिटीजन जो है, उसका मन राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है, उसको कैसे संस्कार दिए जा सकते हैं, यह पहली आवश्यकता है। और आपने अखबार में बार बार पढ़ा होगा कि हमारे नेता लोग भी जब भाषण करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि उनकी गलती है, वो कहते कि हमारी योजनाएं अच्छी थी, हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, किंतु क्या करे, जो कॉमन मैन है ही कुड नॉट राइज टू द ऑकेजन, इसके कारण हम फेल हो रहे। यही शिकायत आज के नेता कर रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। वास्तव में स्वराज्य प्राप्त होकर 41 साल हो गए। जो प्रमुख बात थी वह मनुष्य निर्माण यह थी, इसी के ऊपर राष्ट्र निर्माण यह अवलंबित था, उसको हमने आंखों से ओझल कर दिया। मैन मोल्डिंग वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड और फिर सीमेंट, कंक्रीट, बाकी सारी हमने रचना की है भौतिकता की। और 41 साल के बाद हम कह रहे कि भाई मनुष्य निर्माण यही महत्व की बात थी, लेकिन वो हुई नहीं, इसके कारण आज हम अपयशी हो रहे। तो मुझे एक घटना का स्मरण होता है, वह बताकर मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा, जिस घटना से पूजनीय डॉक्टर जी की श्रेष्ठता का कि उतना उनका थिंकिंग कितना बेसिक था, उनका विजन कितना लॉन्ग रेंज था, और उसी विजन के आधार पर राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है, यह बात स्पष्ट होगी। मैं कॉलेज में था उस समय, एक अमेरिकन मासिक पत्रिका में एक घटना आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिन थे और 4 अमेरिकन सोल्जर्स हॉलीडे मनाने के लिए छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क में आए थे। अब वहाँ बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो एक होटल में 32वें मंजिल पर उनको जगह मिल गई। तो नहा धोकर भोजन वगैरह करके वो निकले, घूमने के लिए निकले। जाते समय वहाँ भी और यहाँ भी पद्धति है कि जाते समय काउंटर के पास चाबी रख देना, आते समय काउंटर से चाबी ले लेना। तो जाते समय काउंटर के पास चाबी रख दी, घूमने गए। प्रोग्रेसिव होने के कारण शराब पीना लाजमी था, तो शराब वगैरह पीकर बहुत घूमकर थके मांदे मध्य रात्रि के समय वापस आए। अब उनके दुर्भाग्य से लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा भाई 32वें मंजिल पर जाना है, इतने जीने चढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि चलो अपने में से एक कुछ न कुछ ह्यूमरस स्टोरी कहते जाएगा, तो ह्यूमरस स्टोरी सुनते सुनते हम लोग मार्गक्रमण करेंगे। तो चढ़ने लगे। तो जैसे वैसे 32वें मंजिल पर पहुंचे और अपने कमरे के सामने खड़े हुए। वहां देखा ताला था तो एक दूसरे को पूछता है कि क्यों भाई, ऊपर आते समय तुमने काउंटर से वो चाबी ली है ना? वो बोलता है कि मैंने सोचा तो तुमने ली होगी। दूसरा कहता है मैंने सोचा तुमने ली होगी। चारों भूल गए थे वो चाबी लेने के लिए। तो फिर सवाल उनके सामने खड़ा हुआ कि फिर से 32 जीने नीचे उतरना और फिर ऊपर आना चाबी लेकर, कौन ये कष्ट करेगा? ये सवाल उनके सामने आया। 41 साल के बाद हमारे लीडर लोगों के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे यही समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि 31वें मंजिल पर हम चढ़कर चले आए और अब हमें पता चल रहा है नेताओं को कि राष्ट्र निर्माण की असली चाबी, असली कुंजी जो है वो काउंटर के पास रखी गई है। अब कौन वो ले आएगा और कौन ये सारी झंझट करेगा, ये प्रश्न नेता अपने मन में कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर परम पूजनीय डॉक्टर जी ने 1916 में इतना लंबा विचार किया, लॉन्ग रेंज विजन उनका था कि केवल राजसत्ता से काम होने वाला नहीं है। तो जब तक मनुष्य निर्माण नहीं होता, लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ ए कॉमन मैन जब तक ऊंचा नहीं होता, तब तक राष्ट्र के लिए कोई भविष्य नहीं। और केवल सोचा नहीं तो यह सोचकर प्रत्यक्ष वैसा कार्य, मनुष्य निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू किया। इसका जब हम विचार करते हैं तो आज के राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में परम पूजनीय डॉक्टर जी का रिलेवेंस, प्रासंगिकता कितनी बड़ी है। और आज हम लोग भी यदि उनकी जन्म शताब्दी मना रहे तो इसके लिए नहीं मना रहे कि हमें अब उनकी इमेज बिल्डिंग करनी है और अगले चुनाव में डॉक्टर हेडगेवार खड़े होने वाले हैं कैंडिडेट, ये बात नहीं है।
ये जो इमेज बिल्डिंग की बात नहीं, ये जो जन्म शताब्दी का समारोह चल रहा है इसलिए चल रहा है कि देश के लिए हिस्टोरिक नेसेसिटी है टू नो व्हाट वाज हिज मिशन एंड मैसेज। उनका मिशन क्या था, उनका मैसेज क्या था, यह समझ लेना यह देश के लिए ऐतिहासिक आवश्यकता, हिस्टोरिक नेसेसिटी है। उनके मैसेज और मिशन को हम भूल गए, इसके कारण आज के दुर्दशा तक पहुंचे, और इस दुर्दशा में से ऊपर आना होगा तो उस मैसेज और मिशन का फिर से स्मरण करना होगा। इसी बुद्धि से यह जन्म शताब्दी महोत्सव किया जा रहा है। यहाँ व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप के लिए स्थान नहीं है। संघ में तो हीरो वर्शिप बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे हमारे तीसरे सरसंघ चालक आज है, किंतु किसी भी सरसंघ चालक की जय जयकार नहीं हुई। देश में लाखों लोग उनके फॉलोअर्स है, किंतु कभी आपने हमारे किसी सरसंघ चालक की जय जयकार नहीं सुनी। और जहां तक जय जयकार का सवाल है, किसी वार्ड के चुनाव में लड़का भी खड़ा हो जाता है तो अपनी टोली 15-20 लोगों की बनाकर अपनी खुद की जय जयकार वो कर सकता है, लेकिन लाखों लोगों के नेता होते हुए भी हमारे सरसंघ चालकों की कोई जय जयकार नहीं। तो व्यक्ति पूजा का सवाल नहीं, दिस इज द हिस्टोरिक नेसेसिटी ऑफ द नेशन, इसलिए यह मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर उनके विषय में, प्राप्त परिस्थिति के विषय में कुछ शब्द आपके सामने रखने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं संचालकों का आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने बाकी महत्वपूर्ण कार्य पीछे रखते हुए हमारे आदरणीय उपकुलपति महोदय भी यहाँ उपस्थित रहे, उनके इस कृपा के लिए भी मैं उनका आभारी हूं। आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करता हूं। स्पिरिचुअल तालमेल रखने के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या किया तथा उनके क्या विचार थे। ऐसा है कि इस प्रश्न का पूरा उत्तर देना होगा तो शायद कम से कम 1 घंटा तो बोलना पड़ेगा, या आप भी समझ सकते हैं। पूरा उत्तर देना होगा तो पॉलिटिकल टाइप देना होगा तो 2 मिनट में भी उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़े समय में इसका उत्तर तो नहीं हो सकता, किंतु संकेत के रूप में इतना कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है, जिसका केंद्र बिंदु है प्रतिदिन सब लोग एक स्थान पर आए, कुछ समय एक दूसरे के सहवास में बिताए, कुछ सामूहिक कार्यक्रम करें। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रमों के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर कुछ सामूहिक कार्यक्रम करें, और यह समष्टि का संस्कार प्रतिदिन मन पर अंकित होता जाए, यह विशेष बात है। केवल भाषण सुनना, लेख पढ़ना, इससे आदमी के बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है, किंतु संस्कार यह जो चीज है वह हृदय तक और आत्मा तक पहुंचने वाली है। उदाहरण के लिए दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे ब्रह्मचर्य एक अच्छी बात है, इसके विषय में यदि हमने प्रचार किया तो भाई ब्रह्मचर्य को अच्छा मानने वाले कितने लोग हैं बौद्धिक स्तर पर, और जो जो ब्रह्मचर्य को अच्छा मानते हैं वो मेरे ब्रह्मचारी क्लब के मेंबर हो सकते हैं। ऐसा यदि मैंने कहा तो शायद करोड़ों लोग मेरे ब्रह्मचारी क्लब के मेंबर हो सकेंगे, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर ब्रह्मचर्य को अच्छा मानने में कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन यह बुद्धि तक पहुंचने वाली बात है, हृदय तक और आत्मा तक पहुंचने वाली बात है कि मैं स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जो स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही मेरे क्लब का मेंबर होगा। ऐसा यदि मैंने कहा तो 1000 लोग भी देश में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसमें मुझे शक होता है। तो बौद्धिक और संस्कार, इसमें यह अंतर है। वोटर और स्वयंसेवक, इसमें यह अंतर है। तो यह अंतर समझते हुए हर दिन संस्कार देने की आवश्यकता है। जैसे पीतल का बर्तन होता है, हर दिन पीतल का बर्तन मांजना पड़ता है, मांजने से वो स्वच्छ होता है, यह सही है, किंतु फिर से मांजने की आवश्यकता है, यह भी सही है। तो हर दिन इस तरह संस्कार की व्यवस्था संघ में है। इतना केवल मैं संकेत के रूप में बोलना चाहता हूं। इस प्रश्न का यह पूरा उत्तर नहीं है, मैं जानता हूं। पूरा उत्तर देने से बहुत समय लगेगा, शायद आप लोगों के लिए इतना अनुकूल नहीं रहेगा जब 12:25 होते आए। हाँ, जिले सिंह राणा का मान्यवर मानव तत्व ज्ञान से आरंभ कर कंप्यूटर ज्ञान तक पहुंच गए हैं, परंतु नैतिक मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है। अध्यात्म की ओर फिर से विद्वत समाज के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कोई कार्यक्रम दे सकते हैं
भाई ऐसा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम देने के लिए जो अधिकार चाहिए वह अधिकार तो मेरा नहीं। अपने यहाँ हर चीज के लिए अधिकार बताया गया है। आपने जो काम कहा वो बहुत आवश्यक है, बहुत उपयुक्त है। वह काम करने के लिए बहुत अधिकारी पुरुषों की आवश्यकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आज देश में कई अधिकारी पुरुष ये काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई अधिकारी पुरुषों ने यह कार्य आज ही चलाया हुआ है। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं अनधिकारी हूं, किंतु ऐसे लोग हैं, उनका कार्य चल रहा और इसी के कारण देश को कुछ आशा है। क्षेत्रपालन, हाउ कैन वी induce spiritual civilization in our country when it is known that the power hold cannot allow it because it ultimately goes against their weakness। ये आपका कहना ठीक है। जिनके हाथ में पावर है वो ऐसा नवजागरण होने के लिए सहायता नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, यह स्वाभाविक है। और यह नया फिनोमेना नहीं है। इस तरह का विरोध प्राचीन काल से होता आया है। आप थोड़ा कोरिलेट कीजिए। आप में से हर एक ने बचपन में सुना होगा कि ऋषि मुनि तपश्चर्या करते थे। तपश्चर्या करते करते उनका पुण्य बढ़ता था। उनके तपश्चर्या का उद्देश्य था परब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष, आत्म प्राप्ति। किंतु जैसे जैसे उनका पुण्य बढ़ता था, उनका प्रभाव बढ़ता था, वैसे वैसे इंद्र का सिंहासन डोलायमान होता था। इंद्र डावाडोल हो जाते थे और उसके तपश्चर्या में बाधा डालने के लिए प्रलोभन और भय, प्रलोभन यानी तरह तरह का डर वहां उसके लिए पैदा करना, और उससे नहीं मानता तो फिर उर्वशी, मेनका आदि को भेजना। तो उसकी तपश्चर्या पूरी न हो इसलिए तरह तरह की बाधाएं निर्माण की जाती थी। वह जो इंद्र की साइकोलॉजी थी वही आज 1989 में है, कोई नई बात नहीं है। तो आपने जो कहा है आपने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मनुष्य निर्माण के लिए, संस्कारों के निर्माण के लिए किया, मगर आज जो संघ हिंदू पुनरुत्थान का नारा लगा रहा है उसके अनुसार भारत में बस रहे गैर हिंदू क्या मनुष्य नहीं? क्या मनुष्य के संस्कार यही सिखाते हैं कि बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक शोषित हो? गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा क्या अहम की ओर दृष्टिकोण नहीं करता, जिस अहम को आपने समाज के लिए घातक बताया? आपने कहा कि राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का अंकुश होना चाहिए। पंजाब में यही हुआ। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को संगतों के जूते खाने साफ करने पड़े। क्या आप ऐसा अंकुश चाहते हैं? क्या राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश आप इस बात से मानते हैं कि शंकराचार्य के आदेश से नाथद्वारा मंदिर में हरिजनों का प्रवेश बंद कर दिया जाए? ये बहुत अच्छे प्रश्न है। आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु पुट दिस क्वेश्चंस। ऐसा है, पहले हम ये बात समझ ले कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। हिंदू नाम का रिलीजन ही नहीं है। आप में से कोई भी उठकर बताए कि कौन सा हिंदू रिलीजन है, कोई भी बताए। रिलीजन की एक डेफिनेशन है। रिलीजन में एक मसीहा चाहिए, चाहे वो मोहम्मद रहे या मार्क्स रहे। एक किताब चाहिए, चाहे कुरान रहे, कैपिटल रहे। एक उपासना की पद्धति चाहिए, चाहे वो मस्जिद की रहे या डायलेक्टिसिज्म की रहे। और एक अंतिम गंतव्य स्थान चाहिए, चाहे वह हायर फेज ऑफ कम्युनिज्म रहे या सातवां स्वर्ग रहे। हर एक रिलीजन के लिए लागू है। हिंदू एक रिलीजन नहीं है। हिंदुओं के अनेक रिलीजन है, यहां तक कि कई हिंदू नास्तिक भी हैं, जैसा आपने कहा है। तो यहाँ नास्तिकता, भौतिकता, मटेरियलिस्ट फिलॉसफी भी यहाँ रही है। आपको आश्चर्य होगा कि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का उद्गम पश्चिम में नहीं हुआ। जो पहला मटेरियलिस्ट फिलॉसफर पश्चिम में हुआ है, डेमोक्रेटस, वो 2000 साल के पहले हुआ। उससे पता नहीं कितने हजार साल पहले हमारे यहाँ पहला मटेरियलिस्ट फिलॉसफर बृहस्पति हो गए, जिन्होंने मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र दिया, असतो सत अजायत, आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इमर्ज्ड एग्जिस्टेंस। आज पश्चिम के मटेरियलिस्ट भी मानते हैं कि मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र यह बृहस्पति ने दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ मटेरियलिज्म भी रहा है, जिसको लोकायतम ऐसा कहा गया।
और तरह तरह के देव देवताएं यहाँ रही है। रिलीजन यह संपूर्ण हिंदू लोगों का एक क्या है यदि कोई बताएगा तो हम संघ को बंद कर देंगे। सब हिंदुओं का एक रिलीजन नहीं, अलग अलग देव देवताएं इसी के कारण है। हमारा इतना ही कहना है कि रिलीजन अलग बात है, धर्म अलग बात है। धर्म का उद्देश्य धारणा है, जीवन के हर एक स्तर पर धारणा करने वाला तत्व यानी धर्म। व्यक्ति जीवन के लिए व्यक्ति धर्म, परिवार जीवन के लिए परिवार धर्म, राष्ट्र जीवन के लिए राष्ट्र धर्म, मानव जीवन के लिए मानव धर्म, विश्व जीवन के लिए विश्व धर्म। यह जो धारण करने वाले तत्व है उसका कर्मकांड से और पूजा पाठ से संबंध नहीं है, वह रिलीजन का काम है। तो रिलीजन इज ए स्ट्रिक्टली पर्सनल अफेयर, एज स्ट्रिक्टली पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। कितना भी अच्छा टूथब्रश रहा तो भी पूरे प्लेटिन को एक ब्रश नहीं दिया जाता, क्योंकि रिलीजन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द अल्टीमेट। उस अल्टीमेट को आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, अल्लाह कहिए, फादर इन हेवन कहिए, ऑलमाइटी मैटर कहिए, जो कुछ आप अल्टीमेट मानते हो उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको रिलीजन कहा जाता है। तो रिलीजन और धर्म ये अलग बातें हैं। और जो पश्चिम ने थियोक्रेसी का विरोध किया है वो बराबर किया है। आपने भी इसमें थियोक्रेसी का विरोध किया, बराबर बात है। थियोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हो गए उनके आदेश पर और राज सत्ता चले, तो यह बात गलत है। रिलीजन यह सैंक्टम सैंक्टोरियम में ही रहना चाहिए। समाज के व्यवहार में रिलीजन ने गड़बड़ नहीं करना चाहिए। यह जो रिलीजन और धर्म का अंतर आप समझ लेंगे, दुर्भाग्य से ऐसा है कि दक्षिण की भाषाओं में तो रिलीजन के लिए अलग शब्द है मतम, धर्म के लिए धर्म है। यहां हम लोगों ने अंग्रेजों का स्वीकार कर लिया कि रिलीजन इज धर्म, धर्म इज रिलीजन। 16वीं शताब्दी में पहली बार जब यूरोपियन यहां आए, उन्होंने देखा कि ये सारे हिंदू कहे ऐसे लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि थी क्रिश्चियनिटी की। संपूर्ण यूरोप क्रिश्चियन था, चाहे वो कैथोलिक रहे, प्रोटेस्टेंट रहे। तो उनको लगा कि जैसा हमारा एक रिलीजन है, ये सारे हिंदू एक रिलीजन के हो गए। उन्होंने कहा हिंदू रिलीजन है, हमारे लोगों ने मान लिया। बाद में उन्होंने अध्ययन शुरू किया। अध्ययन शुरू करने के बाद कहा कि ये रिलीजन विचित्र है, बड़ा अनसाइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग हैं। भूत प्रेत पिशाच की पूजा करने वाले लोग हैं, तो आत्मा अनात्मा पर ब्रह्म की चर्चा करने वाले लोग हैं, निर्गुण निराकार की चर्चा करने वाले लोग हैं। तरह तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं, ये तो बड़ा अनसाइंटिफिक है। माने पहले भी रिलीजन को मिसअंडरस्टैंड किया, बाद में कहने लगे अनसाइंटिफिक है। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है। धर्म जो है वो हिंदुओं का ही धर्म नहीं हो सकता, धर्म ये तो सभी का है। जो जो धारणा करता है वह धर्म है। और अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाश, ये कोई हिंदू का धर्म नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए वही लागू है। जब हम धर्म कहते हैं तो उसमें यह सनातन धर्म की कल्पना इसी आधार पर है। तो धर्म कल्पना अलग है, रिलीजन कल्पना अलग है। और थियोक्रेसी धर्म के कैसे होगी? धर्म का कोई ठेकेदारी नहीं है। कौन ठेकेदार हो सकता है? भगवान है धर्म का ठेकेदार, रिलीजन के ठेकेदार है। रिलीजन के ठेकेदार के कारण गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो आपका कहना है वह बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आपने जो हिंदू के बारे में कहा, ये क्यों कहना पड़ रहा है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। थोड़ा साइकोलॉजी का विचार कीजिए। कोई एकदम कहेगा कि मैं ठेंगड़ी हूं इसका मुझे गर्व है, विदाउट ऑकेजन कोई कहेगा क्या? जब ठेंगड़ी को कंडेम किया जाता है, जब ठेंगड़ी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, जब ठेंगड़ी के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने का प्रयास किया जाता है, तो ये प्रयास असफल करने के लिए एंटीडोट के नाते कहा जाता है कि नहीं, मुझे गर्व है कि मैं ठेंगड़ी का वंशज हूं। वैसे ये परिस्थिति के कारण है, ये प्रतिक्रिया के रूप में है। मूलतः हिंदू यह जो शब्द है, यह हिंदू शब्द और मानव शब्द दोनों में अंतर कुछ नहीं। जैसे इस पर से मुझे स्मरण होता है एक घटना का कि मैं दिल्ली झंडे वाला अपने संघ कार्यालय पर था। एक प्राध्यापक भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं भाषण की पूरी तैयारी कर चुका हूं, लेकिन एक जरा माइनस पॉइंट है, आपसे डिस्कस करना है। हमने कहा भी माइनस पॉइंट क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो हिंदू शब्द है वो प्राचीन किसी ग्रंथ में मिलता ही नहीं। तो हमने कहा भी प्राचीन ग्रंथ में मिलता नहीं, ये माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है? उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि मुझे स्मरण होता है कि मेरा छोटा गांव है, वहाँ हाई स्कूल तक पढ़ाई होती थी। बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे नागपुर आना पड़ा। ये 1936 की बात है।
नागपुर में जब मैं आया तो नागपुर के मार्केट में जितनी घी की दुकानें थी उनके साइन बोर्ड ऐसे रहते थे कि गांव का नाम और उसके सामने लिखना कि वहां का घी, वहां के घी की दुकान, आरवी के घी की दुकान, वर्धा के घी की दुकान, बुल्डाना के घी की दुकान, ऐसा रहता था। 1941 में सारे साइन बोर्ड बदल गए। उसमें आया आरवी के शुद्ध घी की दुकान, वर्धा के शुद्ध घी की दुकान, बुल्डाना के शुद्ध घी की दुकान। तो हम समझ नहीं पाए कि भाई बात क्या है। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक नागपुर मार्केट में आने वाला सारा घी यह शुद्ध ही रहता था, इसलिए अलग से शुद्ध शब्द का उपयोग नहीं करना पड़ता था। लेकिन महायुद्ध शुरू होने के बाद जब डालडा साहब, वनस्पति साहब आ गए तो उनसे हम कुछ अलग है यह डिफरेंशिएशन करने के लिए अब लिखना पड़ता है शुद्ध घी। वैसे इतिहास ने जब आंखें खोली तब हम लोगों को मानवता से एकात्म ही देखा। आप सारे ग्रंथ देख लीजिए, कहीं भी अलग से प्रार्थना नहीं है, मानव के नाते ही प्रार्थना है। हाँ, ये हो सकता है कि दुष्ट मानवों का निर्दालन करो, सुष्ट मानवों का संवर्धन करो, ये कहा गया होगा। लेकिन जितनी हमारी प्रार्थना है, वेद है, उपनिषद है, सभी इसमें मानव के नाते हमने विचार किया है। पुमान पुमाओ सम परिपातुरक विश्वतः, लेट मैन प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम ऑल साइड्स, ये जो सारी प्रार्थनाएं हैं मनुष्य के इस पर है। ये जो सर्वे न सुखिन संतु कहा गया, ये सारी जो चीजें हैं ये मनुष्य के नाते ही विचार किया गया है। यहां तक कि मनु महाराज ने भी जो अपनी स्मृति निर्माण की, जो विवाद का विषय हो सकता है, किंतु उन्होंने अपने स्मृति का नाम मानव धर्मशास्त्र दिया। और यहां तक कि रिसेंटली पंडित दीनदयाल जी ने जो अपना दर्शन प्रस्तुत किया है उसका भी नाम एकात्म मानव दर्शन दिया है। माने हिंदू मन से ही, आत्मा से ही, हृदय से ही मानवता के साथ हमेशा एकात्म रहा है। किंतु फिर यह शब्द का, हिंदू शब्द का सवाल कहाँ आया कि जब हम लोग मानवता के साथ एकात्म रहते हुए सारे व्यवहार कर रहे थे, कई हजार वर्ष के पश्चात होगा, ये तो इतिहास का काल निर्णय बताएगा, किंतु कुछ समय के पश्चात धरती के पीठ पर ऐसे कुछ मानव समूह निर्माण हुए जो संपूर्ण मानव जाति के साथ एकात्म होने से इनकार करते थे। अपनी सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मनकाइंड वो रखना चाहते थे, और केवल आइडेंटिटी रखना चाहते थे इतनी बात नहीं, तो अपनी आइडेंटिटी बाकी मनकाइंड के ऊपर थोपने के लिए वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे लोग जब हिंदुस्तान में आए तब हमें यह कहना पड़ा कि शुद्ध घी के हैं, ये जो डालडा और वनस्पति आ रहे हैं इनसे हम कुछ अलग है, और ये अलग आइडेंटिटी हमने निर्माण नहीं की। तो हिंदू जो शब्द आया है वो बहुत प्राचीन काल से यूरोप और पश्चिम के लोग सिंधु के प्रदेश में वगैरह ऐसा समझते हुए सिंधु और हिंदू यह नाम आया, जो उन्होंने ही नाम दिया था उसी को हम लोगों ने लिया है, और इस तरह से यह हिंदू शब्द आया है। तो हिंदू और मानव दोनों में वैसे अंतर नहीं है। यहां तक स्वातंत्र वीर सावरकर को कट्टर हिंदुत्व निष्ठ सब लोग मानते। उन्होंने ये कहा कि धरती मेरी माता है, मानव जाति के सब लोग मेरे बांधव है, किंतु जब तक दुनिया में कुछ दुष्ट मानव समूह है जो दूसरों को ऊपर हावी होना चाहते हैं, तब तक मैं मेरे हिंदू राष्ट्र का झंडा नीचे नहीं होने दूंगा। जिस समय ये दूसरों पर हावी होने वाले दुष्ट लोग अपने झंडे नीचे रखेंगे, हम भी अंतरराष्ट्रीयत्व में विलीन हो जाएंगे, यह स्पष्ट घोषणा उन्होंने की है। दूसरे एक जगह सावरकर जी कहते हैं, और मैं समझता हूं जी कि सावरकर जी से अधिक कट्टर हिंदुत्ववादी आप नहीं बता सकते। दूसरे जगह वो कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और तुम मुसलमान हो, वरना मैं तो विश्व मानव हूं। तो ये मानवता की बात हिंदुओं को सिखाने की आवश्यकता नहीं। आज तो पेंडुलम दूसरे एक्सट्रीम पर गया है कि मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। इतनी आत्मग्लानि जब नेताओं में आ जाती है तो ये आत्मग्लानि दूर करते हुए पेंडुलम जो एक एक्सट्रीम पर गया उसको बीच में लाने के लिए गर्व से कहो हम हिंदू है, यह बोलने की आवश्यकता है। पेंडुलम जब बीच में आ जाएगा ये वाक्य भी निकल जाएगा। आध्यात्मिक व वैज्ञानिक विचारों पर काफी कुछ कहा गया। इन दोनों में एक को चुनना जरूरी है या दोनों को माना जा सकता है। ऐसा है भाई, मैं ना अध्यात्म पर अधिकारी हूं न विज्ञान पर अधिकारी हूं, लेकिन दोनों के अधिकारी पुरुषों ने एक कहा है कि एट द हाईएस्ट लेवल बोथ आर वन।
एट द हाईएस्ट लेवल। दोनों के कंक्लूजन एक है, दोनों का टेम्परामेंट एक है, ऐसा विज्ञान के विशेषज्ञ, अध्यात्म के विशेषज्ञ दोनों ने कहा है। सामने प्रमुख समस्याएं क्या है? जनता की आर्थिक सामाजिक बदहाली या मानसिक पतन या राष्ट्रीय एकता, इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की सरकार है या जनता? डॉक्टर हेडगेवार के नजरिए में इनमें से कैसा निपटा जाए? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफी बातचीत हुई है। प्रमुख समस्याएं गिनाना हो तो आप हमारे भारतीय मजदूर संघ का भी थोड़ा लिटरेचर पढ़ लीजिए। कृपा करके 100 रुपये जेब में डालकर हमारे दफ्तर में आइए, आपको हम हमारा पूरा लिटरेचर देंगे और सामाजिक का भी लिटरेचर देंगे। अब जिम्मेवार सरकार है या जनता है, ये प्रश्न ऐसा है कि इसका अंडा पहले या मुर्गी पहले, ये ऐसा सवाल है। क्योंकि हम सरकार को दोष देते हैं वो ठीक है, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि एवरी पीपल गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। तो सरकार खराब है इसका मतलब ये है कि हम खराब है, तो आखिर वो कॉमन मैन तक आता है। अब हम कह सकते हैं कि कॉमन मैन खराब हो गया क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो मुर्गी और अंडा इसमें मैं नहीं जाना चाहता। और इस दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार जी की भूमिका पर मैं समझता हूँ काफी प्रकाश डाला गया है। सच है कि राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, कृपया स्पष्ट करें। ऐसा है कि ऐसा लोगों ने कहा है। अब जिन्होंने कहा उनको पूछो, पाश्चिमात्य लोगों ने कहा है, ऑथर्स ने कहा है, उनको पूछे। हम अपने बारे में कहे या आत्म प्रशंसा तो पॉलिटिशियन ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। संस्था के काम करते हुए कई साल बीत गए, परंतु आपके काम का असर देहात में नहीं पहुंचा, क्यों? समाज के आधे वर्ग को, स्त्री जाति, आप अनदेखा करते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? मैं आपने जो दोनों बातें कही वो सच है। अब स्त्री वर्ग के बारे में ऐसा है कि 1936 में राष्ट्र सेविका समिति का कार्य प्रारंभ हुआ। वो कार्य प्रारंभ करने वाली वंदनीय मौसी जी केलकर, इनका तो यह आग्रह था कि संघ की ही एक शाखा इस नाते इसको रखा जाए, किंतु डॉक्टर जी ने और कुछ विचार करते हुए कहा कि हम आपके काम में स्त्री जाति के पूरी सहायता करेंगे जितनी हम दे सकते हैं, लेकिन पुरुषों का और महिलाओं का काम अलग अलग रखा जाए। तो उनका काम चल रहा। और भी कुछ संस्थाएं जैसे स्त्री शक्ति करके महाराष्ट्र में काम कर रही, लेकिन आपने जो ये आरोप के नाते कहा कि भाई काम उधर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, बात सही है। इसके बारे में क्या हो सकता है ये देखा जा रहा है। देहात में नहीं पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे, यह बात सही है, लेकिन कहीं हम देहात में पहुंचे नहीं ये कहना गलत है। आरएसएस इज नॉट एन अर्बन ऑर्गेनाइजेशन। कई जगह हम बहुत देहातों में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और कई प्रदेशों में, कर्नाटक में है, आंध्र में है, पहुंचे हैं। हो सकता है कि इधर शायद कम हो, किंतु जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं पहुंचे। और इस दृष्टि से संघ के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। तो आपने ये जो दूसरी बात कही वह भी सही है, लेकिन आपके विचार के लिए सुविधा हो इसलिए एक केवल बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। कार्य की वृद्धि के बारे में जो एक मापदंड आजकल माना जाता है वह संघ के लिए लागू नहीं होता। आजकल कार्य की वृद्धि का मापदंड संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव केवल माना गया है। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा था, प्रश्न और कुछ होगा लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो महत्व का है। उन्होंने कहा कि द मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, द मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इज क्वांटिटेटिव, द मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर आरएसएस इज क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव होने के कारण वो इतना जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे मेरे यहाँ 4 मित्र है, हमने कहा भाई जरा शरबत लाओ, तो 4 ग्लास में शरबत वो बनाए 4 ग्लास का किसी बर्तन में, और शरबत खत्म हो गया। इतने में और 2-4 लोग आते हैं, तो हम यदि कहते कि भाई जरा और 2 ग्लास शरबत ज्यादा लाओ, तो अब तुरंत मार्केट में लाकर तो शरबत नहीं, वो भेजकर शरबत नहीं ला सकते। किंतु शरबत में ये सुविधा है कि उसी में पानी डालने से काम हो जाता है। तो क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी डाइल्यूट होती है। तो क्वालिटी को कायम रखते हुए क्वांटिटी बढ़ाना, इसमें काफी समय लगता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि जितने आसानी से नंबर बढ़ सकता है उतने आसानी से क्वालिटी बढ़ सकती है। ऐसी बात नहीं है।
तो इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर होने के कारण संघ कार्य के कुछ लिमिटेशंस है वृद्धि के दृष्टि से। वो जैसे लिमिटेशन है, वो जैसे लायबिलिटी है माना जाता है, वह एसेट भी है, क्योंकि उसी के कारण गुणात्मकता भी है। तो भी आपने जो कहा वो ठीक है कि और तेजी से काम बढ़ाने का विचार है। हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, इससे समाज में ताकि धर्मों के लोगों में असंतोष नहीं फैलेगा, जबकि दूसरी ओर कम्युनिस्ट धर्म और जाति को मानते ही नहीं, उनके लिए सब मनुष्य बराबर है। आपको नहीं लगता इस बात से समाज में कम्युनिस्ट ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, हर धर्म के लोग उनके साथ हो गए, समाज का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे होगा और संघ के पीछे सिर्फ हिंदू होंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने जो कहा वैसी यदि वस्तुस्थिति होती तो थोड़ा अच्छा होता। कम्युनिस्ट यदि कहते कि नहीं साहब हम हिंदू भी नहीं है और धर्म को भी नहीं मानते, तो थोड़ा आपने जो कहा शायद अच्छा होता। किंतु आपने जो कम्युनिज्म किताबों में पढ़ा है वो और आज का कम्युनिज्म, इसमें बहुत अंतर आ गया, ये आपके भी ख्याल में होगा। हमने चाइना में देखा कि सैकड़ों की कतार बौद्ध मंदिर में प्रवेश करने के लिए, पूजा के लिए जा रही है। तो हमने उनको पूछा भाई ये कैसे हो रहा? तो उन्होंने कहा कि 1979 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है जिसमें फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने दिया है। अभी बिली ग्राहम जो रूस में दौरा करके आए, उनका भी स्टेटमेंट था कि चर्चेस आर फुल। तो रूस में भी इस तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन उन्होंने दिया है, इसके कारण रिलीजन पॉपुलर होता जा रहा। हमारे देश में भी ये चर्चा हो चुकी है। हमारे एक विचारक पी परमेश्वरन, इन्होंने मलयालम में एक लेख लिखा था जिसमें ये कहा था कि भाई ये जो सारे कम्युनिस्ट है ये धर्म के विरोधी है, भगवान के विरोधी है। ईएमएस नंबूद्रिपाद ने उसका उत्तर दिया था कि नहीं नहीं ये इनका कहना गलत है, हम धर्म के विरुद्ध नहीं। उन्होंने धर्म का अर्थ किस अर्थ में क्या अलग बात है, किंतु हम धर्म के विरोध में नहीं है और हम रामकृष्ण वगैरह के विरोध में जो कहा जाता है वो गलत बात है। इतना है कि संघ वाले रामकृष्ण को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम भी रामकृष्ण को मानते हैं, ऐसा ईएमएस नंबूद्रिपाद ने कहा। तो कम्युनिस्ट भी ऐसा नहीं कह रहे, वो तो धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज हर जगह कर रहे हैं। किंतु दूसरी बात कि हम लोग जब हिंदू की बात करते हैं तो दूसरे हम तो मानते हैं, और ये सभी हिंदू तो निष्ठ होने का है कि जो जो अपनी अलग आइडेंटिटी न रखते हुए मानवता के साथ एकात्म है वो हिंदू है। अब यहाँ के मुसलमान है, ये कोई अरबस्तान से आए क्या? यहाँ के ईसाई कोई रोम से आए क्या? वो हमारे ही पूर्वजों की संतान है, भारत माता की संतान है, वो हमारे ही खुद खानदान के हैं। और हमारे यहाँ जैसे कोई ब्रह्मा का पूजन करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई काली का करता है, कोई नास्तिक है, वैसे वो अल्लाह का पूजन करे, मस्जिद में जाए, कुरान पढ़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कि वो मान ले कि हम इस वंश के हैं या इस राष्ट्र के हैं, भारत माता की हम संतान है, इतना मान ले, वो हिंदू ही है।